मुद्रास्फीति में हमने क्या पढ़ा है, हमने मुद्रास्फीति का अर्थ पढ़ लिया है और हमने मुद्रास्फीति के प्रकार जान लिए हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे मुद्रास्फीति के कारण, द रीजन ऑफ इन्फ्लेशन, कि मुद्रास्फीति के कौन कौन से कारण होते हैं। देखिए मुद्रास्फीति के जो कारण होते हैं उन कारणों को हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। उन कारणों को मुख्य रूप से हम तीन भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। यहाँ मुद्रास्फीति के कारणों में पहला जो कारण है मैं लिख देता हूं कि मुद्रास्फीति का, अब हम पढ़ने वाले हैं कारण, कि मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बिंदु है मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति के कारण, समझिएगा। और ये जो मुद्रास्फीति के कारण है इसको मैंने कहा कि हम तीन भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। मुद्रास्फीति के कारणों को हम कितने भागों में, तीन भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं, बांट कर स्पष्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। पहला कारण जो है वो देखो, हम ये कह सकते हैं कि मांग आधिक्य के कारण, मांग आधिक्य के कारण मूल्य स्तर में वृद्धि के कारक, मांग आधिक्य के कारण पहला जो कारण है, यानी मुद्रास्फीति के कारणों को हम तीन भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला जो भाग है उसको हम पढ़ेंगे मांग आधिक्य, आधिक्य के कारण मूल्य स्तर, मूल्य स्तर बढ़ाने वाले कारक, बढ़ाने वाले कारक है। मांग आधिक्य के कारण मूल्य स्तर बढ़ाने वाले कारक। दूसरा जो कारण है या दूसरा जो भाग है वो है पूर्ति आधिक्य के कारण, पूर्ति, पूर्ति आधिक्य के कारण मूल्य स्तर, मूल्य स्तर बढ़ाने वाले कारक, समझिएगा इसको। देखिए हमने कहा है कि इस मुद्रास्फीति के जो कारण है उनको हम तीन भागों में बांटकर स्पष्ट कर सकते हैं। पहला भाग कौन सा है, मांग आधिक्य के कारण मूल्य स्तर बढ़ाने वाले कारक। दूसरा है पूर्ति आधिक्य के कारण मूल्य स्तर बढ़ाने वाले कारक। और तीसरा है उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण मूल्य स्तर बढ़ाने वाले कारक। तीसरा उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण, कारण मूल्य स्तर बढ़ाने वाले कारक। समझिएगा दोस्तों, देखो हमने कहा कि मांग आधिक्य के कारण मूल्य स्तर बढ़ाने वाले कारक, दूसरा है पूर्ति आधिक्य के कारण मूल्य स्तर बढ़ाने वाले कारक। हो सकता है कि मांग की अधिकता के कारण मूल्य स्तर बढ़ जाए, और मांग की अधिकता क्यों होगी, किन किन कारणों से होगी, उनको हम पढ़ेंगे। यहाँ इस भाग में, इस नंबर 2 में हम पढ़ेंगे, नंबर 2 जो भाग है उसमें हम पढ़ेंगे कि पूर्ति अधिकता के कारण मूल्य स्तर बढ़ाने वाले कारक। अब पूर्ति अधिकता कौन कौन से कारणों से होगी, किन किन कारणों से पूर्ति की अधिकता होगी, वो पढ़ेंगे हम। फिर हम कहेंगे उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण मूल्य स्तर बढ़ाने के कारक। ये तीन कारक हम पढ़ेंगे। अब इसमें हम लेते हैं पहला कारक नंबर 1, नंबर 1, और नंबर 1 है मांग आधिक्य के कारण, मांग आधिक्य के कारण मूल्य स्तर बढ़ाने वाले कारक। नंबर 1 मांग आधिक्य, मांग आधिक्य के कारण
मूल्य स्तर बढ़ाने वाले कारक है, वाले कारक, कारक, कारण, कारक लिख सकते, कारक, समझिएगा कि मांग की अधिकता क्यों होगी, इसको हम देखेंगे कि मांग बढ़ने के कौन कौन से कारण होते हैं, किस किस वजह से मांग बढ़ सकती है। पहला कारक हम देखने वाले हैं, कारक का मतलब होता है तत्व, ठीक है, मैं यहाँ तत्व भी लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। तत्व, सुनिएगा समझिएगा। पहला जो कारण है मांग आधिक्य के कारण मूल्य स्तर बढ़ाने वाले कारकों में, तत्वों में पहला जो तत्व है, पहला नंबर एक तत्व, वो है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, समझिएगा इसको। तो सार्वजनिक व्यय क्या होता है विद्वान साथियों, कि सरकार को मार्केट में हम कहें, सरकार जनता के कल्याण के लिए होती है। आजकल अलग है कि हो सकता है सरकारें पहले अपना कल्याण करती हों, लेकिन जहां लोकतंत्र होता है वहां सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है जनता का कल्याण करना। और सरकार इस जन कल्याण के लिए, हम ये कह सकते हैं कि सरकार इस जन कल्याण के लिए सार्वजनिक व्यय करती है। सरकार इस जन कल्याण के लिए हम कह सकते हैं, मान लीजिए सड़कें बनवाती हैं, उनमें व्यय होता है, ठीक है, जैसे हॉस्पिटल्स बनवाती हैं, अस्पताल जो होते हैं अस्पताल, उनमें व्यय होता है, और भी अनेक सरकार के द्वारा विकास कार्य किए जाते हैं। तो जब इन विकास कार्यों पर व्यय बढ़ जाता है, इन विकास कार्यों पर व्यय बढ़ जाता है, तो ये जो पैसा है, ये जो व्यय बढ़ा है, ये अंतिम रूप से कहां जाएगा दोस्तों, ये पैसा जाएगा अंतिम रूप से जनता के पास। जैसे मान लीजिए सड़क बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी, सिंपल सी बात है, श्रमिक। और श्रमिक कहां से आएंगे, अरे जनता से आएंगे। श्रमिक कहां से आएंगे, जनता से। तो विकास कार्य हो रहा है तो ही तो पैसा कहां जा रहा है, जनता के पास जा रहा है। सड़कें बन रही हैं, श्रमिकों को पैसा दिया जाएगा, श्रमिक कहां से आएंगे, जनता से आएंगे। जब ये सार्वजनिक व्यय बढ़ जाए तो बताओ लोगों के पास पैसे की मात्रा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। और जब पैसे की मात्रा बढ़ गई, हम कह सकते हैं लोगों के पास जब मुद्रा की मात्रा, मुद्रा मात्रा प्लस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जैसे ही उनके पास मुद्रा की मात्रा बढ़ी है तो उनके द्वारा मांग भी बढ़ा दी जाएगी। सिंपल बात है, मांग भी बढ़ जाएगी, मांग भी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही जनता के पास पैसा जाएगा सार्वजनिक व्यय में, और पैसा किसके माध्यम से जा रहा है, सार्वजनिक व्यय। सरकार जो सड़कें बनवा रही है, हॉस्पिटल बनवा रही है, या हम कहें और भी जो विकास कार्य कर रही है, उन विकास कार्यों की वजह से जनता के पास पैसा जा रहा है। और ये पैसा अगर जनता के पास जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी अवस्था में होगा क्या, जब जनता के पास मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो जनता क्या करेगी, मांग भी बढ़ा देगी। अरे हमारे पास पैसा होगा तो ही तो हम किसी वस्तु की मांग करेंगे। ये ऐसा मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं था, अब किसी कारणवश आपके पास पैसा आ गया तो आपने मोटरसाइकिल की मांग कर दी। जब मोटरसाइकिल की मांग पहले करने वाले मान लीजिए 10 ही थे, अब पैसा किनके पास आ गया, 20 लोगों के पास और आ गया, कितने हो गए, 30 व्यक्ति। जब 30 व्यक्ति एक साथ मांग करेंगे किसी चीज की, तो बताइए कंपनी वाले को एहसास होगा या नहीं होगा कि भैया मेरी वस्तु की मांग बढ़ती जा रही है। और जैसे ही उसे एहसास होगा कि मांग बढ़ रही है, वह क्या करेगा, उसकी कीमत भी हो सकता है 70,000 से बढ़ाकर कितनी कर दे, हो सकता है वह 1,00,000 कर दे। ठीक है, यानी कीमत बढ़ने का कारण क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं कीमत बढ़ने का जो कारण है वो क्या हो गया, यहां हमने कहा कीमत बढ़ने का कारण हो गया सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। ठीक है, दूसरा जो कारण होता है कीमत बढ़ने का, सुनिएगा समझिएगा, दूसरा जो कारण है नंबर 2, बी लिख सकते हैं दूसरा कारण। ये दूसरा कारण क्या है, घाटा वित्तीयन, घाटा वित्तीयन, घाटा वित्तीयन। सुनिए ये घाटा वित्तीयन क्या होता है, और मैं कहूं कि भारत में सबसे बड़ा कारण मुद्रास्फीति का यही है, घाटा वित्तीयन। भारत में मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा कारण यही है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, भारत में मुख्य कारण, मुख्य कारण
भारत में मुख्य कारण। अब सुने, देखो ये घाटा वित्तीयन क्या होता है, आपको तो पता है कि हमारे भारत की सरकार का जो हम कहें वो जो इनकम है, भारत की स्थिति हम कहें कि जो राजस्व है, राजस्व जो प्राप्ति है, या आप तो इनकम मान लीजिए क्योंकि राजस्व प्राप्ति आप समझने में थोड़ा टिपिकल रहेगा, सरकार की जो इनकम है वो हमेशा कम रहती है उसके व्यय से, एक्सपेंडिचर से, यानी सरकार की इनकम की तुलना में उसका व्यय अधिक होता है, डेफिनेट है। यानी भारत में क्या स्थिति है, सरकार के पास इनकम तो कम है और व्यय अधिक करती है सरकार, यानी हमेशा हमारी सरकार घाटे में बनी रहती है। अब इस घाटे की पूर्ति कैसे की जाएगी, इस घाटे की पूर्ति के हम ये कह सकते हैं कि कुछ अपने अपने तरीके हो सकता है। मान लीजिए सरकार विदेशों से ऋण लेकर भी पूर्ति करती है, लेकिन एक सबसे कॉमन तरीका है नए नोट छापना, नए नोट छापना, नए नोट छापना। इस घाटा वित्तीयन के लिए सरकार क्या करती है, नए नोट छापने का काम करती है, नए नोट छापना। घाटा वित्तीयन के लिए सरकार नए नोट छापने का काम करती है, और ये जो नए नोट छापने वाली प्रक्रिया है ये घाटा वित्तीयन के नाम से जानी जाएगी। बताइए दोस्तों, जब नए नोट छपेंगे, सिंपल सी बात है कि जब नए नोट छप रहे हैं तो ये नोट अंतिम रूप से कहां पहुंचेंगे, नए नोट, मान लीजिए आरबीआई को कहा गया कि साहब आरबीआई 20,000 करोड़ के नए नोट छाप दो या 50,000 करोड़ के नए नोट छाप दो, ये नए नोट अंतिम रूप से कहां जाएंगे, हम कहेंगे अंतिम रूप से जनता के पास जाएंगे। और बताइए, जब जनता के हम कहें, जब जनता के पास इस नए नोट के कारण जो मुद्रा है, मुद्रा मात्रा, मुद्रा मात्रा बढ़ जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो जैसे ही मुद्रा की मात्रा जनता के पास, हम ये कहें जो पैसा है, पैसे की मात्रा जनता के पास बढ़ेगी, तो आप बताइए होगा क्या, हम ये कह सकते हैं कि ऐसी अवस्था में मांग बढ़ जाएगी, ऐसी अवस्था में वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी, और मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, मांग बढ़ जाएगी, मांग भी प्लस हो जाएगी, और मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, हम ये कह सकते हैं ऐसी अवस्था में जो उत्पादक हैं उनको पता लग जाता है, जो लाभ लेने वाले व्यक्ति उनको पता लग जाता है कि हमारी वस्तु की मांग बढ़ रही है, और ऐसी अवस्था में वह कीमत बढ़ा देते हैं, कीमत को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, समझिएगा इसको, कीमत को बढ़ा देते हैं ऐसी अवस्था में। तो यहां देखो, घाटा वित्तीयन दूसरा प्रकार है किसका, मांग आधिक्य के कारणों का। मांग आधिक्य के जो कारक होते हैं, जो तत्व होते हैं, यानी मांग में अधिकता लाने वाले जो तत्व होते हैं, उसमें दूसरा तत्व कौन सा है, घाटा वित्तीयन। अब हम और बात करते हैं तीसरा तत्व, सुनिएगा, नंबर 3 मांग आधिक्य के तत्वों में तीसरा तत्व, और तीसरा तत्व नंबर सी, उसे हम कह सकते हैं सस्ती मौद्रिक नीति, सस्ती मौद्रिक नीति, सस्ती मौद्रिक नीति, यस, मॉनेटरी पॉलिसी। यानी मॉनेटरी पॉलिसी को अगर सरकार सरल बना देती है, हम कहें अगर सरकार इस मॉनेटरी पॉलिसी को इजी बना देती है, सरल बना देती है, तो ऐसी अवस्था में भी जनता के पास क्या बढ़ने लगती है, मुद्रा की मात्रा बढ़ने लगती है। समझिएगा इसको, हम ये कहें कि मान लीजिए सरकार, किसी समय सरकार ने जो ब्याज दर है, मॉनेटरी पॉलिसी को, सॉरी मैं ये कह सकता हूं कि सरकार से कोई लेना देना नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी का संबंध होता है आरबीआई से, यानी मॉनेटरी पॉलिसी भारत में निर्धारित कौन करता है, आरबीआई। अगर मान लीजिए आरबीआई किसी समय जो बैंकों को जो पैसा उधार देता है उसे आप बैंक दर कहते हैं, कि जिस दर पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को जो पैसा उधार देता है उसे आप बैंक दर कहते हैं, और बैंक दर अगर आरबीआई कम कर देता है तो हम कह सकते हैं कि इससे आम जो कॉमर्शियल बैंक है, जो व्यापारिक बैंक है, व्यापारिक बैंक, वो भी ब्याज दर घटा देंगे, ब्याज दर घटा देंगे, और जैसे ही ब्याज दर घटेगी तो बताइए जनता जो है, जो जनता है, जैसे ही ब्याज दर घटेगी ये उधार पूंजी की मात्रा अधिक लेना प्रारंभ कर देगी, उधार अधिक लेगी, उधार अधिक लेगी, अधिक लेना प्रारंभ कर देती है, उधार अधिक लेना प्रारंभ कर देती है। जब उधार अधिक लेगी तो हम ये कह सकते हैं इस उधार के माध्यम से जनता के पास क्या जाएगा, मुद्रा की मात्रा जाएगी, और मुद्रा की मांग बढ़ेगी, तो वही होगा, मुद्रा की मांग बढ़ते ही क्या हो जाएगा, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएगी। ऐसी अवस्था में भी हम ये कह सकते हैं मुद्रास्फीति का जन्म होता है। ठीक है, तो ये कुछ हम कारण देख रहे हैं कि मांग आधिक्य, जो मांग को बढ़ाते हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं। और हमने कहा मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, अगर मांग बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेंगी,
और कीमतें बढ़ने का यहाँ मुख्य कारण क्या है? मांग। ठीक है, ये इसीलिए हम मांग को प्रभावित करने वाले, मांग को बढ़ाने वाले कारक देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कारण डी, और नेक्स्ट कारण क्या है? हम ये कह सकते हैं विदेशी पूंजी। विदेशी पूंजी के अंतर प्रवाह, अंतर प्रवाह में वृद्धि। बहुत इजी कारण है, समझिएगा इसको, विदेशी पूंजी के अंतर प्रवाह में वृद्धि। ये क्या है? हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए विदेशों में जो व्यक्ति है, जो हम ये कह सकते हैं विदेशों में जो निवेशक वर्ग है, वो उनकी रुचि किसी समय हमारे देश में निवेश करने में बढ़ जाए, हमारे देश में निवेश करने में बढ़ जाए, तो ऐसी अवस्था में विदेशी जो पूंजी है उसका अंतर प्रवाह कहाँ होने लगता है? हमारे देश में होने लगता है। और विदेशी पूंजी अगर हमारे यहाँ आएगी, हमारे यहाँ आएगी, हमारे यहाँ आने से मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ आ गई और उन्होंने अपनी इंडस्ट्री लगा दी, इंडस्ट्री में उत्पादन होगा, उत्पादन में कौन व्यक्ति भागीदार बनेंगे? हमारे यहाँ के श्रमिक बनेंगे, हमारे यहाँ से उसे श्रमिक लेने होंगे या और भी लोगों को हमारे यहाँ रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने से क्या होगा? इन व्यक्तियों के पास पैसे की मात्रा बढ़ेगी, और पैसे की मात्रा बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने से क्या होगा? डेफिनेट रूप से सरल है, बड़ा सिंपल है कि जैसे मांग बढ़ेगी तो वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कारण हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट कारण नंबर 6, कौन सा कारण हो गया? नंबर 5, और नंबर 5 है निवेश में वृद्धि। नंबर 5 ई भी कह सकते हो आप, ई। निवेश में वृद्धि। निवेश में वृद्धि समझिएगा, हमने कहा कि अगर मान लीजिए निवेश भी बढ़ जाए, निवेश का मतलब क्या है? पैसा इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट, और वो भी किस लिए? उत्पादन कार्यों में। देखो निवेश का अलग अंतर होता है, पैसा खर्च करना अलग है और निवेश अलग है। निवेश किया जाएगा किसके लिए? उत्पादन के लिए, उत्पादन के लिए। निवेश किस लिए किया जाएगा? उत्पादन कार्यों में। ऐसे पैसा जो उत्पादन कार्यों में खर्च हो रहा है उसे हम निवेश का नाम देंगे। ठीक है, इससे हम वस्तुएं बनाने का काम करेंगे। तो पैसा जो उत्पादन कार्यों में खर्च हुआ है, जिससे नई पूंजी बनेगी, जिससे नई पूंजी बनेगी, हम ये कह सकते हैं वस्तुएं बनेगी। अगर हमारे देश में निवेश बढ़ जाए, जो व्यापारिक वर्ग है वो निवेश बढ़ा दे, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? हम ये कह सकते हैं ऐसी अवस्था में भी जैसे ही निवेश बढ़ता है, तो निवेश बढ़ने से जो पैसा है, जो पैसा है वो कहाँ जाएगा? जनता के पास जाएगा, और जनता के पास पैसा जाएगा तो क्या बढ़ेगी? मांग बढ़ेगी। जनता के पास पैसे की मात्रा बढ़ेगी, मुद्रा बढ़ेगी, मनी बढ़ेगी, तो मनी बढ़ने से क्या होगा? डिमांड भी प्लस हो जाएगी। मनी बढ़ने से डिमांड भी प्लस हो जाएगी, और डिमांड प्लस होने से आप ये कह सकते हैं जैसे ही मांग बढ़ी है, मांग बढ़ने से क्या होगा? हम ये कह सकते हैं मांग बढ़ने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएगी। मांग को बढ़ाने वाला एक कारण और देखते हैं, जनसंख्या में वृद्धि। बड़ा सिंपल कारण है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि समझिएगा। देखिए दोस्तों, हमें पता है कि वस्तुओं की मांग कौन कर रहे हैं? वस्तुओं की मांग करने वाले कौन है? वस्तुओं की मांग करने वाली है जनता। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब मान लीजिए ये जो पॉपुलेशन है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा? जनसंख्या बढ़ने से हम ये कह सकते हैं वस्तुओं की मांग भी बढ़ेगी। यहाँ मांग बढ़ाने वाला जो कारक है वो कौन सा है? जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन में ग्रोथ होगा, तो जो व्यक्ति हैं वो वस्तुओं की मांग भी बढ़ाएंगे, और मांग बढ़ाएंगे तो क्या होगा? हम ये कह सकते हैं वस्तुओं की जैसे ही मांग बढ़ेगी वैसे उनकी कीमतें बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो कारण है वो हम कह सकते हैं निर्यातों में वृद्धि। निर्यात में वृद्धि, ये सारे तत्व हम देख रहे हैं मांग को बढ़ाने वाले, और मांग को बढ़ाने वाले ये जो तत्व हैं इनकी वजह से क्या बढ़ रही है? वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है,
तो निर्यातों में जो वृद्धि हो रही है, निर्यातों में वृद्धि के कारण, जैसे मान लीजिए हम कहें कि किसी समय निर्यात जो है भारत से जो निर्यात है 1,000 करोड़ के निर्यात हो रहे थे। जैसा मान लीजिए गेहूं जो है, निर्यात का मतलब तो आप सभी समझते हैं, वस्तुओं को बाहर भेजना, वस्तुओं को बाहर भेजना। यानी एक देश से जब वस्तुएं दूसरे देश में जाती है, हमारे भारत मान लीजिए दूसरे देशों को गेहूं की सप्लाई करे, तो ये एक्सपोर्ट कहलाएगा, निर्यात कहलाएगा। मंगवाना कहलाता है आयात। तो जब हम मान लीजिए 1,000 करोड़ के गेहूं का मूल्य के गेहूं अगर बाहर भेज रहे हैं, किसी समय अगर हम मान लीजिए 10,000 करोड़ मूल्य के गेहूं बाहर भेजना करें, यानी हमारे निर्यात अगर हम बढ़ा दें, एक्सपोर्ट अगर हम बढ़ा दें, एक्सपोर्ट बढ़ा दें, तो ऐसी अवस्था में हमारे यहाँ पर वस्तुओं का अभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारे देश में वस्तुओं का अभाव हो जाएगा। और अभाव की अवस्था में कीमत हमेशा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, कीमत हमेशा बढ़ जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी अवस्था जिसमें क्या हो, ऐसी अवस्था जिसमें हम ये कह सकते हैं अगर हमारे निर्यात बढ़ जाए, और निर्यात बढ़ने की वजह से क्या होगा? निर्यात बढ़ने की वजह से हमारे यहाँ पर वस्तुओं का अभाव हो जाएगा, और अभाव के कारण कीमतें बढ़ना प्रारंभ हो जाती हैं। दैट इज क्लियर। एक तत्व और हम देख सकते हैं, वो कौन सा है? वो है करों में वृद्धि। करों में वृद्धि। विद्वान साथियों, ये सब कारक जो हम देख रहे हैं ये मांग बढ़ाने वाले कारक हैं, और इन मांग बढ़ाने वाले कारकों की वजह से क्या बढ़ रही है? मुद्रास्फीति बढ़ रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, करों में वृद्धि। और लास्ट कारण है ये हम कह सकते हैं, लास्ट कारण है काला धन। काला धन भी क्या होता है? मांग बढ़ाता है। काला धन भी क्या होता है? मांग बढ़ाता है। अरे सिंपल सी बात है, काला धन किसे कहेंगे? ब्लैक मनी किसे कहेंगे? ऐसी मुद्रा जिसका टैक्स नहीं चुकाया गया है, ऐसा पैसा, ऐसा धन जिसका टैक्स नहीं चुकाया गया है, दैट इज ब्लैक मनी, वही काला धन है। अगर लोगों के पास ये ब्लैक मनी बढ़ जाए तो हम ये कहेंगे कि लोग जो है ब्लैक मनी बढ़ने से क्या होगा? अपनी वस्तुओं की मांग बढ़ाएंगे, और मांग बढ़ाएंगे तो क्या होगा? हम ये कह सकते हैं कि मांग बढ़ाने पर वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाएगी। ये तो था मांग बढ़ाने वाले कारक। अब हम देख रहे हैं पूर्ति मात्रा में वृद्धि करने वाले कारक। पूर्ति मात्रा में वृद्धि या सॉरी पूर्ति मात्रा में कमी करने वाले कारक। पूर्ति मात्रा, पूर्ति अधिक्य में के कारण, पूर्ति अधिक्य नहीं करके यहां कमी कर लेते हैं, थोड़ा सुधार करते हैं। पूर्ति कमी के कारण, पूर्ति में कमी, तो सुधार कीजिएगा थोड़ा, ये मेरी मिस्टेक है। अच्छा हुआ समय पे पता लग गया हमें। पूर्ति में कमी के कारण, कि पूर्ति में जो कमी है वो किस किस कारणों से होती है, और इस पूर्ति में कमी के कारण भी क्या होता है? वस्तुओं की मांग बढ़ती है। हम कह सकते हैं पूर्ति में कमी के कारण भी कीमतें बढ़ जाती हैं। इसी को हम स्पष्ट करेंगे किस तरीके से बढ़ती हैं। हम ये लिख सकते हैं पूर्ति मात्रा में कमी लाने वाले कारक। दूसरा, पूर्ति मात्रा में कमी लाने वाले कारक। ये कारक समझिएगा इसको, पूर्ति मात्रा में कमी लाने वाले कारक। ये कौन कौन से कारक होते हैं जो वस्तु की पूर्ति मात्रा में कमी लाते हैं? उन्हीं की हम चर्चा करेंगे, देखो, अगर किसी कारण से वस्तु की पूर्ति मात्रा में कमी हो जाए, गौर कीजिएगा, अगर किसी कारण से वस्तु की पूर्ति मात्रा में कमी हो जाए, तो जैसे ही पूर्ति मात्रा में कमी हुई है, हम ये कह सकते हैं अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, वस्तुओं के अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और अभाव की स्थिति में क्या होगा? जब वस्तुओं का अभाव होने लगेगा, अभाव, ऐसी स्थिति में कीमत क्या होगा? कीमतें बढ़ जाएंगी, कीमतें बढ़ जाएंगी। तो यहां पूर्ति मात्रा में कमी लाने वाले हम कारक देखेंगे जिनकी वजह से मुद्रास्फीति बढ़ती है। ठीक है, पहला कारक हम देखने वाले हैं। पहला कारक देखिएगा, नंबर 1, ए, उत्पादकता में कमी। उत्पादकता में कमी, पूर्ति मात्रा में कमी लाने वाले जो कारक हैं, पूर्ति मात्रा में कमी लाने वाले जो कारक हैं, उनमें पहला कारक कौन सा है? उत्पादकता में कमी।
अब हम ये कह सकते हैं कि उत्पादक यानी जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कम हो रहा है। अब क्यों क्यों हो रहा है कम? हो सकता है कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो सकता है अतिवृष्टि हो गई हो, ओलावृष्टि हो गई हो, या फिर कह सकते हैं कोई सूखा पड़ गया हो। ऐसी अवस्था में वस्तुओं का प्रोडक्शन कम होने लगता है। खेती के हिसाब से हम देख सकते हैं ये, या हम कहें कि मान लीजिए और भी इंडस्ट्री के हिसाब से भी हो सकता है, कोई औद्योगिक विवाद हो गए हों, श्रमिकों और जो फर्म के मालिक होते हैं इनके मध्य कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई हो, तो ऐसी अवस्था में भी क्या हो सकता है, उत्पादन में कमी आ सकती है। ठीक है, तो उत्पादकता में कमी के कारण क्या होगा? उत्पादकता में जैसे ही कमी आई है, पूर्ति कम होगी या नहीं होगी? सप्लाई जो है घट जाएगी ना, पूर्ति कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और पूर्ति में अगर कमी हो रही है तो कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी। समझिएगा कि देखो मांग तो कम हो नहीं रही है, क्या कम हो रही है? पूर्ति कम हो रही है। सप्लाई कम हो गई लेकिन मांग उतनी ही बनी हुई है। जब सप्लाई कम हो गई और मांग उतनी ही बनी हुई है तो ऐसी अवस्था में वस्तु की कीमत पर किसका प्रभाव अधिक हो जाएगा? यस, हम कह सकते हैं पूर्ति का प्रभाव अधिक, मांग का प्रभाव अधिक हो जाएगा। और मांग के अकॉर्डिंग वस्तु की पूर्ति नहीं होगी तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। दूसरा जो कारण है वो है कृत्रिम अभाव। कृत्रिम अभाव, देखो समझिए इसको। देखिए कई बार क्या होता है, जो हम ये कह सकते हैं जो बड़े बड़े औद्योगिक व्यक्ति होते हैं, उद्योग से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, या हम कह सकते हैं बड़े जो व्यापारी वर्ग होते हैं, व्यापारी, ये वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करने के लिए, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करने के लिए प्राइस जो होती है, प्राइस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? वस्तुओं का स्टॉक करना प्रारंभ कर देते हैं। स्टॉक, वस्तुओं के स्टॉक को बढ़ा देते हैं और मार्केट में कैसी एक वस्तुओं की कृत्रिम कमी दिखाने लगते हैं कि वस्तुओं पर क्या हो गया है? कृत्रिम अभाव हो गया है, वस्तुएं कम हो गई हैं। और जब हकीकत में वस्तुएं कम क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने स्टॉक बढ़ा दिया, और स्टॉक बढ़ाने से क्या हो गया? हम कह सकते हैं एक कृत्रिम अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। कृत्रिम अभाव होगा तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। ये कीमतें बढ़ने का कारण क्या है? कृत्रिम अभाव। व्यापारियों ने जो स्टॉक कर लिया है, बड़े बड़े गोदाम बना लिए, माल को गोदामों में भर दिया है, ताकि उनकी सोच है कि जैसे ही कीमत ऊंची हो जाएगी तो हम इस माल को मार्केट में बेचना प्रारंभ कर देंगे ताकि इनके लाभ बढ़ सके। तो कई बार व्यापारी वर्ग भी ऐसा कर देते हैं, वस्तुओं के कृत्रिम अभाव दिखाने लगते हैं, माल को मार्केट में ना बेचकर माल को अपने गोदामों में संग्रहित कर लेते हैं, स्टॉक बना लेते हैं। इस कारण भी क्या हो जाता है? कृत्रिम अभाव के कारण भी हम ये कह सकते हैं वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट जो है वो है आयात प्रतिबंध। आयात प्रतिबंध, समझिए आयात प्रतिबंध। ये आयात प्रतिबंध क्या होता है, इसको थोड़ा गौर कीजिए। देखो सरकार की अपनी अपनी नीतियां होती हैं दोस्तों। सरकार क्या करती है, कई बार ऐसी स्थिति करती है कि वस्तुओं की, आपको ये तो पता है कि इस समय जो अर्थव्यवस्था है विश्व में वो अधिकतर खुली अर्थव्यवस्था है, खुली। और ओपन इकोनॉमी या खुली अर्थव्यवस्था में आप कह सकते हैं खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। वर्तमान में विश्व के अधिकांश देशों में इकोनॉमी का जो टाइप है वो कैसा है? ओपन है, खुली अर्थव्यवस्था है। खुली अर्थव्यवस्था में होता क्या है, वस्तुएं एक देश से बाहर भेजी भी जाती हैं तो मंगवाई भी जाती हैं। हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट में वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमी है वो अधिकतर क्या है? ओपन इकोनॉमी है। और ओपन इकोनॉमी में होता क्या है, वस्तुएं बाहर भेजी भी जाती हैं तो मंगवाई भी जाती हैं। दैट इज क्लियर। इस अवस्था में वस्तुएं बाहर भेजी भी जाती हैं और मंगवाई भी जाती हैं ओपन इकोनॉमी में। और वर्तमान में भारत भी ओपन इकोनॉमी है। विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं प्रेजेंट में ओपन इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमी में हमने कहा कि वस्तुएं एक्सपोर्ट भी होंगी तो इंपोर्ट भी होंगी, आयात और निर्यात की छूट रहती है। परंतु कई बार सरकार अपने यहाँ पर आयात पर प्रतिबंध लगा दे, कि सरकार ये कह दे कि भैया हमारे यहाँ पर किसी वस्तु का आयात नहीं किया जाएगा। तो ऐसी अवस्था में भी क्या होता है, आयात की कमी के कारण या आयात के प्रतिबंध के कारण उस वस्तु की कमी हमारे मार्केट में हो जाती है। और कमी जब होगी वस्तु की, हम कहें मार्केट में जब अभाव हो जाएगा, तो अभाव की अवस्था में हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वस्तुओं की कीमत जो है, यस प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। दैट इज क्लियर। फिर हम ये कह सकते हैं कि देखिए
पूर्ति में कमी का एक और कारण होता है, वो है औद्योगिक विवाद। औद्योगिक विवाद, यस, हम कह सकते हैं जो जो हम कह सकते हैं कि जो उत्पादक हैं उसमें, और या फिर हम ये कह सकते हैं जो श्रमिक हैं, जो श्रमिक संगठन होते हैं उनमें विवाद के कारण भी, या विवाद के कारण कई बार जो फर्म जो है उसमें हड़ताल हो जाती है, हड़ताल। और हड़ताल क्या होती है ये तो आप रोज देखते हैं, बेरोजगार भी हड़ताल पे उतर जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, सरकार के जो कर्मचारी होते हैं वो भी कई बार हड़ताल पे उतर जाते हैं। और हड़ताल की स्थिति में होता क्या है, कार्य बंदी हो जाती है, काम बंद कर दिया जाता है। काम बंद होगा तो हमें पता है जब काम ही नहीं हो रहा तो वस्तुओं का अभाव होगा या नहीं होगा, काम नहीं है तो अभाव होने लग जाएगा, और अभाव हो रहा है इसका मतलब क्या है कि अभाव की अवस्था में आप ये कह सकते हैं कि वस्तुओं की कीमतें हमेशा ऊपर हो जाती हैं। और लास्ट जो कारण है वो है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, आपदाएं समझिएगा, प्राकृतिक आपदाएं। देखिए ये प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है, हम ये कह सकते हैं, अभी हमने कहा कि उत्पादकता में जो कमी होगी वो कई बार किसके कारण हो सकती है, हम ये कह सकते हैं उत्पादकता में कई बार कमी हो जाती है, किसके कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण। मान लीजिए कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमने कहा कृषि के क्षेत्र में सूखे की स्थिति हो गई, अतिवृष्टि की स्थिति हो गई, या हम ये कह सकते हैं कि ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए अतिवृष्टि के अलावा अनावृष्टि की स्थिति हो गई, बारिश नहीं हुई तो भी उत्पादन कम हो जाएगा, बारिश ज्यादा हो जाएगी तो भी उत्पादन कम हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी क्या होती है, वस्तु की पूर्ति मात्रा में कमी आ जाती है। इसके अलावा हम कहेंगे लागत में वृद्धि लाने वाले कारक, एक और कारक है, तीन भागों में बांटकर हम पढ़ने वाले थे, 2 भाग हो चुके हैं, एक और भाग बच गया है, वो कौन सा है, लागत वृद्धि वाले कारक, थर्ड भाग, टाइप नंबर 3 यानी प्रकार 3, लागत वृद्धि वाले कारक, समझिएगा। यानी मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाले जो कारक है उसमें एक कारक और हम पढ़ रहे हैं लागत वृद्धि के कारक। अब लागतें कैसे बढ़ सकती है, लागतें बढ़ने के भी कुछ अपने रीजंस होते हैं। मान लीजिए हम ये कहें कि सरकार क्या करे, कई बार सरकार ये कह सकते हैं लागत बढ़ाने के लिए सरकार करों में वृद्धि करे, करों में वृद्धि कर दे। यानी सरकार कई बार क्या करे, करों में वृद्धि कर दे। मान लीजिए कर की दर किसी वस्तु पर किसी समय 5% लगी हुई है, जैसे जीएसटी व्यवस्था आप देखते ही हैं। अगर मान लीजिए उस वस्तु को जो जिस पर पहले जीएसटी 5% था उस पर अब बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया, 12%। जैसे ही जीएसटी बढ़ाया जाएगा यानी कर में वृद्धि हो गई, और कर में जैसे ही वृद्धि होगी हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत और बढ़ी है, वस्तु की कीमत बढ़ गई है। दूसरा कारक हो सकता है नए कर लगाना, नए कर लगाना, नए कर लगाना, समझिएगा। देखो नए कर में भी हम ये कह सकते हैं कि नए कर जैसे ही लगेंगे, नए कर जैसे ही लगेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि नए करों के कारण भी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी, कीमत प्लस हो जाएगी। और कीमत प्लस होने का मतलब क्या है, हम ये कह सकते हैं ऐसी अवस्था जिसमें वस्तुओं की कीमत लगातार बढ़े, ऐसी अवस्था को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कारण हमने देखे, किसके, हमने ये कारण देखे हैं मुद्रास्फीति के, मुद्रास्फीति के। इन मुद्रास्फीति के कारणों को जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन मुद्रास्फीति के कारणों को हमने 3 भागों में बांटकर पढ़ा है, 3 भागों में बांटकर मुद्रास्फीति के कारणों को हमने 3 भागों में बांटकर स्पष्ट किया है। पहला है मांग आधिक्य के कारण मूल्य स्तर में को बढ़ाने वाले कारक, दूसरा है पूर्ति में कमी के कारण, पूर्ति में कमी के कारण मूल्य स्तर को बढ़ाने वाले कारक, और तीसरा है उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण मूल्य स्तर बढ़ाने वाले कारक। ये तीनों कारक हमने एक एक करके स्पष्ट कर लिए हैं। देखिए मांग आधिक्य के कारण मूल्य स्तर बढ़ने वाले कौन कौन से तत्व हैं, यानी ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो मांग को बढ़ाते हैं। उनमें हमने देखा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, घाटा वित्तीयन देखा हमने, फिर हमने सस्ती मौद्रिक नीति देखी, फिर विदेशी पूंजी का अंत प्रवाह देखा, और इसी तरीके से और कारक भी हमने देखे हैं। ठीक है,
फिर हमने नेक्स्ट देखा पूर्ति मात्रा में कमी लाने वाले कौन कौन से कारक हैं, उसमें उत्पादन में कमी होती है, यानी उत्पादन में कमी के कारण भी पूर्ति मात्रा कम होती है, आयात प्रतिबंध भी हो सकते हैं, औद्योगिक विवाद भी हो सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी हो सकती हैं, और इसी तरीके से लास्ट में हमने देखा लागत वृद्धि लाने वाले कारक, यानी लागत में वृद्धि वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक है जो वस्तुओं की लागत को बढ़ा देते हैं? उन कारकों में हमने स्पष्ट किया है कि हो सकता है करों की दर में सरकार वृद्धि कर दे जिसकी वजह से भी लागतें बढ़ जाती हैं, नए कर सरकार लगा दे जिसकी वजह से भी लागतें बढ़ जाती हैं। और देखिए दोस्तों, मुद्रास्फीति में बहुत पार्ट हमने स्पष्ट कर लिया है। इतना कुछ स्पष्ट करने के बाद में अब हम जो देखेंगे वो है नेक्स्ट जो पार्ट है वो है मुद्रास्फीति के प्रभाव। मुद्रास्फीति के प्रभाव समझिएगा, मैं लिख रहा हूं मुद्रास्फीति के प्रभाव, यानी हमने मुद्रास्फीति का बहुत पार्ट स्पष्ट कर लिया है। इसके बाद में मुद्रास्फीति को लेकर जो नया बिंदु है वो है मुद्रास्फीति के प्रभाव, और उसको हम समझेंगे। मुद्रास्फीति के प्रभाव, मुद्रास्फीति के प्रभाव, और यहां से बहुत अधिक प्रश्न आते हैं। ये हम कहें इसके बिंदुओं में सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है कि मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या क्या होते हैं, किस किस वर्ग पर किस किस तरीके से मुद्रास्फीति इफेक्ट डालती है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। समझिएगा, मुद्रास्फीति के प्रभाव। यहां एक तरफ हम लिखेंगे वर्ग क्षेत्र, ठीक है, और दूसरी तरफ हम स्पष्ट करेंगे प्रभाव। दूसरी तरफ हम देखेंगे प्रभाव कि किस क्षेत्र पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, वो सब हम देखने वाले। एक तरफ हमने देखा मुद्रास्फीति के प्रभाव, एक तरफ हमने देखा मुद्रास्फीति के क्षेत्र वर्ग, और दूसरी तरफ हम देखेंगे प्रभाव के किस तरीके का प्रभाव पड़ता है। ये दो चीजें हम स्पष्ट करेंगे। अब वन बाय वन हम देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति के प्रभाव किस वर्ग पर किस तरीके के पड़ते हैं। देखो, मुद्रास्फीति के प्रभावों की हम बात करेंगे तो प्रभावों में पहला हम वर्ग देखने वाले हैं। कौन सा वर्ग? जैसे पहले मैं लिख रहा हूं उत्पादक वर्ग। पहला वर्ग कौन सा? उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग पहला वर्ग है, उत्पादक वर्ग, यानी पहला क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र। इस उत्पादक क्षेत्र पर मुद्रास्फीति से क्या प्रभाव होता है, इसे लाभ होता है, हानि होती है, वो देखेंगे। देखो, इतना समझिए, मुद्रास्फीति में जो उत्पादक वर्ग होता है, इस उत्पादक वर्ग को हमेशा लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। उत्पादक वर्ग को हमेशा लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। कैसे? समझिए, देखिए, हमने ये देखा है कि उत्पादन जैसे ही किया जाएगा तो मुद्रास्फीति में आपको पता है कि कीमत क्या होती है? बढ़ती है। मुद्रास्फीति में कीमत हमेशा प्लस होती है, ये तो आपको पता है ना। कीमत, वस्तु कीमत, वस्तु कीमत। अब उत्पादक वर्ग का काम क्या है? उत्पादक वर्ग का काम क्या है? उत्पादन करना। उत्पादन करना, सिंपल सी बात है। ये जब उत्पादन मुद्रास्फीति की अवस्था होगी तो उत्पादक अपना उत्पादन बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, और कीमतें बढ़ने के कारण वह अपना लाभ अधिकतम करने के लिए, अपना लाभ बढ़ाने के लिए उत्पादन ज्यादा करेगा। उत्पादन ज्यादा करेगा तो उसको इनकम भी ज्यादा प्राप्त होगी। तो हमेशा जो उत्पादक वर्ग होता है उसे क्या होता है? उसे लाभ प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा। दूसरा वर्ग है उपभोक्ता वर्ग। उपभोक्ता, उपभोक्ता, उपभोक्ता वर्ग। उपभोक्ता वर्ग पे होता क्या है? देखो, उपभोक्ता वर्ग को हमेशा क्या होगी? हानि होगी। उपभोक्ता वर्ग को हानि होगी। कैसे? जैसे मान लीजिए हम स्वयं एक उपभोक्ता हैं, जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी तो हमें किस बात का लाभ? हमें तो हानि होगी। पहले जिस वस्तु के लिए हम 10 रुपए दे रहे थे, उस वस्तु के लिए अब कितने देने पड़ेंगे? 20 रुपए देने पड़ेंगे। 20 रुपए देने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। यानी कीमतें बढ़ गई हैं, और कीमतें बढ़ने के बाद हमारी जो आय तो वैसी की वैसी है। उत्पादक वर्ग की तो आय बढ़ेगी, लेकिन उपभोक्ता की आय नहीं बढ़ेगी। उपभोक्ता को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए
अब उन्हीं वस्तुओं पर पहले की तुलना में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो ऐसी अवस्था में उत्पादक वर्ग को तो लाभ और उपभोक्ता वर्ग को हानि। उसके बाद हम देखते हैं ऋणी वर्ग। ऋणी, ऋणी का मतलब होता है जिसने ऋण प्राप्त किया है, ऋणी। कौन सा वर्ग? ऋणी वर्ग, यानी जिसने ऋण प्राप्त किया है। ऋणी वर्ग को लाभ होता है विद्वान साथियों, ऋणी वर्ग को लाभ होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऋणी वर्ग को लाभ होता है किस अवस्था में? मुद्रास्फीति की अवस्था में। कैसे होता है समझिएगा। देखो मान लीजिए किसी ने 10,000 रुपए उधार लिए हैं, जब मुद्रास्फीति नहीं थी। कितने रुपए उधार लिए? 10,000। तो ये उधार लेने वाला क्या कहलाएगा? ऋणी कहलाएगा। ये तो हमें पता है कि जब उसने उधार लिए 10,000 रुपए, तब वस्तुओं की कीमतें ज्यादा नहीं थी, घटी हुई थी, और इन 10,000 में उसने अपनी बहुत जरूरतें पूरी कर ली होंगी। हम ये कह सकते हैं उसके द्वारा वस्तुओं की अधिक मात्रा खरीदी गई होगी। जब मान लीजिए मुद्रास्फीति की अवस्था आ गई, तो मुद्रास्फीति की अवस्था में जब ये अपना उधार वापस लौटाएगा, उधार वापस लौटाएगा, उधार लौटाएगा, लौटाएगा, जब उधार लौटाएगा तो उधार जिस समय लौटा रहा है उस समय कैसी अवस्था है? मुद्रास्फीति। तो इस जब इसने उधार लिए थे तो मुद्रास्फीति की अवस्था नहीं थी, यानी इस 10,000 से वह बहुत अधिक वस्तुएं खरीद पा रहा था। लेकिन जब वापस लौटा रहा है तो बताइए इस मुद्रा का मूल्य कम हो गया नहीं हो गया? और मैंने कहा था मुद्रास्फीति की अवस्था में मुद्रा के मूल्य में हमेशा कमी आती है। मुद्रा के मूल्य में कमी आएगी उस अवस्था में यह अपना उधार लौटा रहा है, और जिस अवस्था में इसने उधार लिया था उस समय मुद्रास्फीति नहीं थी। तो जिस अवस्था में ये उधार लौटा रहा है उस अवस्था में मुद्रा का मूल्य गिरा हुआ है, तो ऐसी अवस्था में ऋणी वर्ग को हमेशा लाभ होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कौन सा वर्ग? ऋणदाता वर्ग। ऋणदाता, ऋणदाता, ऋणदाता का मतलब होता है जो उधार देता है। ऋणी है उधार लेने वाला, और ऋणदाता है उधार देने वाला। तो ऋणदाता वर्ग को क्या होता है विद्वान साथियों? मुद्रास्फीति की अवस्था में ऋणदाता वर्ग को हानि होती है। सुनिएगा कैसे होती है, समझिएगा। जब इसने ऋण दिया था तो मुद्रास्फीति की अवस्था नहीं थी, यानी उस समय उस पैसे की वैल्यू ज्यादा थी। जब वापस मिल रहा है इसे पैसा, तो उस अवस्था में इस पैसे की वैल्यू कम हो गई है। मुद्रा का जो परचेजिंग पावर है, जो मुद्रा की क्रय शक्ति है, वो घट गई है, और ऐसी अवस्था में ऋणदाता वर्ग को क्या होगा? हानि होगी। दैट इज क्लियर। फिर इसके बाद की हम बात करें, देखो इसके बाद में हम बात कर सकते हैं जो सार्वजनिक बचत है। बचत, बचत, बचत ना लेके पहले हम वर्ग ले लेते हैं, जैसे कृषक वर्ग। कृषक वर्ग, कृषक। और आपको पता है कि कृषक वर्ग क्या करता है? उत्पादन करता है। कृषक हमेशा उत्पादन करता है। तो उत्पादक वर्ग में ही कृषक वर्ग आ गया, तो कृषक को क्या होगा? लाभ होगा। कृषक वर्ग को क्या होगा? लाभ होगा। कृषक वर्ग हमेशा लाभ में रहेगा। किस अवस्था में? मुद्रास्फीति की अवस्था में। दैट इज क्लियर। इसके बाद में हम और देखते हैं निवेशक वर्ग। नेक्स्ट, यहां हम लिखेंगे वर्ग, क्षेत्र, और यहां लिखेंगे प्रभाव। इज क्लियर। यहां हम देख रहे हैं इस साइड में हमने लिया वर्ग, और हम देखेंगे अब कौन सा? निवेशक वर्ग। निवेशकर्ता, निवेशक, निवेशक वर्ग, निवेश। और देखिए निवेशक वर्ग जो होगा उसका भी काम क्या होता है? पैसा इन्वेस्ट करना। जब कीमतें बढ़ी हुई हैं, ऐसी अवस्था में जब वह पैसा इन्वेस्ट करेगा तो हमें पता है उसको रिटर्न अधिक मिलेगा, निवेशक वर्ग। तो ऐसी अवस्था में निवेशक वर्ग भी हमेशा लाभ में रहता है। किस अवस्था में? मुद्रास्फीति की अवस्था में निवेशक वर्ग भी हमेशा किस में रहेगा? लाभ में रहेगा। अब हम देखते हैं दूसरा कौन सा? व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग। और देखिए विद्वान साथियों, व्यापारी वर्ग का मतलब होता है यानी जो व्यापार कर रहे हैं, जो वस्तुओं को बेचने का कार्य कर रहे हैं। हमने कहा जब कीमतें बढ़ती हैं तो व्यापारी वर्ग के लाभ अधिक हो जाते हैं। बढ़ी हुई कीमतों पर व्यापारी वर्ग के लाभ अधिक हो जाते हैं। हो सकता है इन्होंने पहले किसी वस्तु का स्टॉक कर रखा हो, और स्टॉक किया हुई वस्तु को सस्ते दामों में इन्होंने स्टॉक किया है, और जब महंगे दामों में बेचेंगे, महंगे मूल्य पर बेचेंगे, तो इनके लाभ क्या हो जाएंगे? अधिक हो जाएंगे। दैट इज क्लियर।
अब हम देखने वाले हैं ऐसे वर्ग, सुनिएगा, ऐसे वर्ग जिनकी आय स्थिर होती है, जिनकी आय स्थिर होती है, यानी स्थिर आय वर्ग, स्थिर आय वर्ग, स्थिर आय वर्ग। जैसे मान लीजिए सरकारी कर्मचारी, अगर मुद्रास्फीति है भी तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। या और भी वर्ग जिनकी आय स्थिर है, उनको मुद्रास्फीति में क्या होता है, उनको मुद्रास्फीति में हानि हो। कैसे समझिएगा, हमने कहा अगर किसी व्यक्ति को 20,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिल रही है, 20,000 रुपए, इस 20,000 में जब मुद्रास्फीति की अवस्था नहीं थी तो इन 20,000 की वैल्यू ज्यादा थी, वह अपनी अधिक जरूरतें पूरी कर पा रहा था इस 20,000 में। जब मुद्रास्फीति की अवस्था आ गई तो वह इस 20,000 में वस्तुओं की कम मात्राएं खरीद पाएगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसी अवस्था में इस 20,000 की वैल्यू जो है, इस 20,000 की जो हम कहेंगे जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, और ऐसी अवस्था में स्थिर आय वर्ग को हमेशा हानि हो उठानी पड़ेगी। अब हम ये कह सकते हैं परिवर्तनशील आय वर्ग, परिवर्तित आय वर्ग, आय वर्ग, सुनिए समझिए, देखो जिनकी आय बदलती है, और बदले आय किसकी बदलेगी, यस बिजनेसमैन की। जो हम ये कह सकते हैं उद्योग धंधों में जो लगे हुए व्यक्ति होते हैं उनकी आय निश्चित नहीं होती है। हो सकता है किसी बिजनेसमैन को आज इनकम नहीं हुई, हो सकता है लेकिन कल उसे 1,00,000 रुपए की इनकम हो जाए, ठीक है ना। तो जिनकी आय बदलती रहती है वो वर्ग हमेशा लाभ में रहता है इस अवस्था में मुद्रास्फीति, यानी परिवर्तित आय समूह वाला व्यक्ति हमेशा लाभ में रहेगा। उसके अलावा हम कह सकते हैं पेंशन भोगी, पेंशन भोगी, ऐसे व्यक्ति जिनको पेंशन मिलती है उनकी क्या अवस्था होती है, ऐसे व्यक्ति जिनको पेंशन मिलती है उनको भी मुद्रास्फीति की अवस्था में हानि उठानी पड़ती है, हानि। देखिए जैसे स्थिर आय वर्ग वाले जो लोग होते हैं, स्थिर आय वर्ग वाले जो लोग होते हैं उनकी आय नहीं बढ़ती है, उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो पेंशन भोगी वर्ग होते हैं, पेंशन भोगी वर्ग भले कितनी ही मुद्रास्फीति हो जाए उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं होगी। आय में वृद्धि नहीं हो रही है लेकिन वस्तुओं का जो कीमत स्तर है वो बढ़ गया है, और कीमत स्तर बढ़ने की वजह से इनको जो पेंशन मिल रही है उसमें अब ये अपनी कम जरूरतें पूरी कर पाएंगे, ठीक है। उस तरीके से हम कह सकते हैं रोजगार, कि रोजगार की क्या स्थिति रहेगी, यस ये कुछ प्रॉफिट रहता है, रोजगार में हमेशा वृद्धि होती है, किस अवस्था में, मुद्रास्फीति की अवस्था में। क्यों होती है, सुनिए, हमने कहा निवेशक वर्ग क्या बढ़ाएंगे, अपने निवेश बढ़ाएंगे, अपने निवेश बढ़ाएंगे। निवेश बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नई नई इंडस्ट्रियां लगेंगी, और नई नई इंडस्ट्रियां लगने का मतलब है जनता को रोजगार अधिक प्राप्त होगा, ठीक है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं एक और वर्ग, एक दो वर्ग और बता देते हैं क्योंकि यहां से विद्वान साथियों बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। एक वर्ग हम देख लेते हैं, ये वर्ग हो जाएगा, और ये हो जाएगा, हमने लिखा प्रभाव है। हम कहेंगे देखो आयात जो होते हैं, हम ये कह सकते हैं आयातों की क्या स्थिति रहेगी, आयात घटेंगे या बढ़ेंगे, आयात, यहां हम आयात देखते हैं, आयात मात्रा। देखो पैसा, मुद्रास्फीति में क्या होता है, हम ये कह सकते हैं लोगों के पास मुद्रा का प्रसार हो गया है, प्रसार का मतलब होता है वृद्धि हो जाना, ठीक है। आयात मात्रा, जैसे ही लोगों के पास पैसे की मात्रा बढ़ी है तो व्यक्ति क्या करेंगे, जनता क्या करेंगी, मांग बढ़ाएगी, और उस मांग को पूरा करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी, आयातों में वृद्धि करनी होगी। तो आयात मात्रा में वृद्धि होती है, आयात मात्रा में वृद्धि होती है। इसका अपोजिट हम देख लेते हैं निर्यात मात्रा, निर्यात मात्रा, मुद्रास्फीति के कारण निर्यातों में क्या होती है, कमी होती है। क्यों होती है समझिएगा, जो वस्तु हम बाहर भेज रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ उस वस्तु की मांग नहीं थी, मांग नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि पैसे का अभाव था, मुद्रा का अभाव था। जैसे ही क्या हुआ है, मुद्रा लोगों के पास आ गई, तो लोगों के पास मुद्रा आते ही क्या हो गया, हम ये कहेंगे उन्होंने वस्तु की मांग बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो जो वस्तु हम निर्यात कर रहे थे अब उनकी मांग हमारे देश में होने लग जाएगी, तो निर्यात कम हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, निर्यात कम हो जाएंगे। और एक और आता है करारोपण, करारोपण, करारोपण। और करारोपण का मतलब है कि कर का जो आरोपण है उसमें क्या होती है, करों की स्थिति घटती है या बढ़ती है, तो करों में वृद्धि होने लगती है, करों में वृद्धि,
यानी करों की दर बढ़ जाती है, नए नए कर लगाए जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा निवेशक बढ़ जाते हैं। निवेश बढ़ने के कारण हम कहें कि देखिए निवेश बढ़ा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री बढ़ रही है, और इंडस्ट्री बढ़ेगी, उत्पादन नया नया होगा, तो नई नई वस्तुओं का जब उत्पादन होगा तो उन पर नए नए करों का आरोपण किया जाएगा। ऐसी अवस्था में भी क्या होता है, ऐसी अवस्था में भी हम कह सकते हैं मुद्रास्फीति का प्रभाव पॉजिटिव नजर आता है। उसके अलावा हम कह सकते हैं व्यय, यानी खर्च जो होता है, सरकार का जो खर्च है उसमें क्या होता है, देखो मुद्रास्फीति की अवस्था में सरकारी खर्च ले लीजिए, आम जनता का खर्च ले लीजिए, ये सारे ही बढ़ जाते हैं, इन व्यय में भी वृद्धि हो जाती है। मुद्रास्फीति की अवस्था में व्यय में भी वृद्धि हो जाती है। इसी के अलावा हम कह सकते हैं सार्वजनिक जो बचतें होती हैं, सार्वजनिक जो बचत होती है, सुनिएगा, व्यय बढ़ रहा है और कैसे बढ़ेगा, सुनिए। देखो जैसे निवेशक वर्ग था, निवेशक वर्ग ने क्या किया, अपना व्यय बढ़ाया। सरकार क्या करेगी, अपना व्यय बढ़ाएगी। सरकार भी नए नए हम कह सकते हैं विकास कार्य प्रारंभ कर देगी मुद्रास्फीति की अवस्था में, तो इनकी वजह से सरकार का भी व्यय बढ़ेगा। हम कह सकते हैं सरकार के व्यय की वजह से जनता के पास पैसा आएगा, क्योंकि सरकार जो पैसा खर्च कर रही है उसमें जनता को ही तो वो पैसा मिलेगा। जैसे मान लीजिए सरकार ने हॉस्पिटल बनाने का काम स्टार्ट कर दिया, तो हॉस्पिटल बनाने के लिए श्रमिक कहां से आएंगे, जनता से आएंगे, तो सरकार का जो पैसा है वो कहां जाएगा, जनता के पास जाएगा। तो जनता के पास पैसा आते ही जनता का व्यय भी बढ़ जाएगा। सार्वजनिक जो बचत होती है, सार्वजनिक बचत, सार्वजनिक बचत ये थोड़ा माइनस में रहती है, सार्वजनिक बचत में कमी आती है, कमी आती है, समझिएगा इसको। यानी बचतें कम होने लगती हैं। जब व्यय बढ़ेंगे तो बचत, सिंपल सी बात है, कम हो जाएगी, बचत कम हो जाएगी। तो ये कुछ प्रभाव थे, व्यय बढ़ गए, बचत कम होगी। तो कुछ प्रभाव थे विभिन्न वर्गों पे जो हमने देखे हैं, दैट इज क्लियर। तो विद्वान साथियों, इसके बाद भी मुद्रास्फीति का काफी कुछ पार्ट रह जाता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहां इतना कुछ आपको सामने हुआ, तो मैं यकीन से कहता हूं कि अगर आप इन सबको देखेंगे, इन सबको वीडियो को बार बार देखेंगे, तो आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन चलता है मुद्रास्फीति को लेकर, वो अब नहीं रहने वाला है, बशर्ते आप वीडियो को रेगुलर देखें। अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, और सरकारी जो नौकरी आप पाने का सपना देख रहे हैं वो जल्दी ही पूरा करें। आप अपने सपने को बी कंटिन्यू, बी रेगुलर, एंड थैंक यू।